हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री पे। और जो हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है राजा, किसान और नगर। ठीक है। इस चैप्टर का मैं आपको सपोर्टिंग मटेरियल जो आपका होता है उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। ये जो आपका सपोर्टिंग मटेरियल है ये अनसॉल्व है। ठीक है। इसके क्वेश्चन तो आपको अवेलेबल है वहाँ पे, लेकिन आंसर अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसका सॉल्यूशन आपको कराया है। इससे क्या है, हमारे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और ये वीडियो आपके मिड टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड, बोर्ड, किसी भी तरह का एग्जाम हो, सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सपोर्टिंग मटेरियल के सॉल्यूशन को हम हिंदी में देखने वाले हैं। और चैप्टर की वीडियो देखिए, फुल डिटेल वीडियो बनाई हुई है चैप्टर वाइज। बिल्कुल आपका पूरा सिलेबस हमने कवर कर रखा है, सारे चैप्टर आपके कराए हुए हैं, कई कई पार्ट में वीडियो है, तो उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाके सारे चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सपोर्टिंग मटेरियल को। तो सबसे पहले हम जो करने वाले हैं पार्ट, वो है 1 मार्क्स वाले जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन 1 कि अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख आप सभी जानते हैं कि जो अभिलेख जो होते हैं वो पत्थर पे या फिर धातु पे या फिर मिट्टी के बर्तन पे, कठोर सतह पे जो खुदे होते हैं उसको हम अभिलेख कहते हैं। ठीक है। प्राचीन समय में अभिलेख वगैरह लिखवाए जाते थे अधिक। और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लो, पेपर में आता है। जेम्स प्रिंसेप जो था वो कौन था। तो जेम्स प्रिंसेप जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। ठीक है। इसकी उपलब्धि पूछते हैं कई बार कि भाई जेम्स प्रिंसेप की उपलब्धि बताओ, तो इन्होंने जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि थी उसका अर्थ निकाला था। ठीक है, ये इनकी उपलब्धि है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, संगम ग्रंथ से क्या अभिप्राय है। तो देखिए जो तमिल भाषा में जो प्राचीन समय में जो ग्रंथ लिखे हुए थे जो साहित्य लिखा होता था उसको हम संगम साहित्य कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए एक बार, अशोक के अभिलेख मुख्यतः किन लिपियों में मिलते हैं। तो जो अशोक के अभिलेख हैं वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में मिलते हैं मुख्यतः। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ये काफी आता है क्वेश्चन पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहत सिक्कों से आप क्या समझते हैं। तो देखिए धातु के टुकड़े को, उसको क्या करते थे, ठोक ठोक कर उसको पीट पीट कर चपटा कर देते थे, उस पर ठप्पा बनाया जाता था। इस प्रकार जो सिक्के बनते थे उसको आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है। तो अब देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, भाषा। तो अशोक के जो अभिलेख है वो प्राकृत, ग्रीक और अरेमाइक, ये जो भाषा है इसमें मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे लिपि नहीं पूछी, कई बार क्या होता है भाषा पूछ लेते हैं वहां पे लिपि लिख देते हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी ये सब लिख के आ जाएंगे, गलत। यहाँ पे क्वेश्चन में भाषा पूछी हुई है, तो प्राकृत, ग्रीक, अरमाइक इन भाषाओं में मिलते हैं। और जो ज्यादातर इसके अभिलेख थे, अशोक के समय के अभिलेख थे, वो प्राकृत भाषा में मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन देखिए, श्रेणी क्या थी। श्रेणी जो होता था वो व्यापारियों का एक संघ होता था, एक समूह होता था। ठीक है। तो श्रेणी व्यापारी और उत्पादकों का समूह था। ये क्या करते थे काम, कि ये जो कच्चा माल होता है उसको खरीदते थे और उनसे फिर वस्तु जो थे वो बनाते थे और उसको बाद में बेच देते थे, तो ये लोग श्रेणी कहलाते थे। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इनका मेन काम था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अशोक के सिंह शीर्ष को आज क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको पता ही है कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर रिपीट क्वेश्चन है, ये आता है पेपर में। अग्रहार क्या है। तो जो ब्राह्मण होते हैं उनको दान में जो भूमि मिलती थी, ठीक है, उसे अग्रहार कहा जाता था। और ब्राह्मणों से भूमि कर भी नहीं वसूलते थे, उस वाली भूमि पे जो दान में मिली भूमि है जिसको अग्रहार कहा जा रहा है, उससे टैक्स भी नहीं लिया जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कनिष्क डैश वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हैं। तो कनिष्क कौन से वंश के हैं, कुषाण वंश के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का कुषाण वंश हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, यानी अब जो हमारा पोर्शन आने वाला है वो आने वाला है बहुविकल्पी, यानी कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं ये। अब इनका आंसर आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि जेम्स प्रिंसेप की मुख्य उपलब्धि क्या है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो थी उसका अर्थ निकाला था। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जो इंडिका किताब है, इंडिका पुस्तक है, उसको किसने लिखा है। तो ये मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है, जो कि सेलुकस निकेटर के वहां के राजदूत थे।
और इन्होंने भारत में आए थे मौर्य वंश के काल में, भारत को देखा, भारत को समझा, और जो भारत के बारे में इन्होंने समझा उसको एक पुस्तक में लिखा जिसका नाम क्या दिया गया, इंडिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मौर्य साम्राज्य की सैनिक गतिविधि किसके द्वारा संचालित होती थी। अब देखो ऑप्शन देखो, एक समिति, 6 उपसमिति, 2 समिति, 5 उपसमिति, 3 समिति, 5 उपसमिति, 4 समिति, 3 उपसमिति। तो ये थी 1 6, यानी एक समिति थी और 6 जो थी उपसमिति थी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कह रहे हैं कि धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी, तो यह अशोक के समय की बात है। और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जातक कथाएं जो है उसमें किस महापुरुष से संबंधित है। देखिए ये ना भगवान बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, इनका जो त्रिपिटक है उससे रिलेटेड है ये। उसमें कथाओं के द्वारा बहुत, मतलब जातक कथाएं, आपने कहानियां भी सुनी होगी इनकी, उसमें मतलब कहानियों के जरिए बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, जिससे हमें मतलब सीखने को मिलता है। तो वो जातक कथाएं जो है वो महात्मा बुद्ध से संबंधित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हर्षचरित जो है, ठीक है, हर्षचरित जो है इसकी रचना जो है वो किसने की थी। तो ऑप्शन में है कौटिल्य, मेगस्थनीज, बाणभट्ट, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेठी कौन होते थे, तो ये धनी व्यापारी को हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, तो ये कुषाण शासक हो जाएगा। हालांकि इनसे पहले भी किसी ने करे थे, किसी अन्य शासक ने, लेकिन वो शुद्ध सोने के सिक्के नहीं थे, इसलिए उसको पहले नंबर पे नहीं मानते, इन्हीं का मानते, क्योंकि इनके जो सोने के सिक्के थे वो शुद्ध सोने से थे। ठीक है, तो कुषाण शासक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी। तो पहले तो इनकी राजगीर थी, जिसको राजगृह भी कहा जाता था, लेकिन बाद में पाटलिपुत्र कर दी गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं, तो आपको यहाँ पे आंसर राजगीर देना है, बाद में पूछे तो आपको पाटलिपुत्र करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने कि जो अष्टाध्यायी पुस्तक है उसको किसने रचा है, यानी किसकी रचना है। तो पाणिनि, ये विद्वान थे पाणिनि, इनके द्वारा रची हुई है। ठीक है, तो ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो थे ये भी हमने कर लिए हैं। अब चलते हैं हम अपने 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट लिखने होते हैं कम से कम 3 नंबर के क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स प्रिंसेप कौन थे और भारतीय इतिहास लेखन में उनकी उनकी क्या देन है। देखो यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, उनकी क्या उपलब्धियां हैं, इस तरीके से बनना था इसको, पर कोई नहीं, हम सीधा क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। जेम्स प्रिंसेप जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, ये हमने पहले ही जान लिया है। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ब्राह्मी और जो खरोष्टी लिपि है इसका अर्थ निकाला था। ठीक है, तो ये इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जब इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला तो इससे क्या हुआ, अशोक के जो अभिलेख हैं और जो सिक्के हैं उस सिक्कों के बारे में पता लग पाया, अच्छे से जानकारी लग पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। कह रहे हैं कि 6ठी शताब्दी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। कैसे, तो मगध के शक्तिशाली बन पाने के कई कारण थे, और ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जरूर याद करके जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि आप सोच नहीं सकते। तो देखिए मगध के शक्तिशाली बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि वहाँ की भूमि उपजाऊ थी, वहाँ पे लोहे की खदानें उपलब्ध थी, यानी लोहा उपलब्ध था। फिर जंगलों में हाथी उपलब्ध थे, ये इसकी विशेषता हो जाएगी। नदियों के द्वारा वहाँ पे यातायात होता था, ये एक विशेषता हो जाएगी। और यहाँ पे शासक जो थे योग्य थे, तो ये इसकी विशेषता है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट आपको बताए हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो कोई भी 3 पॉइंट आप पेपर में लिख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। अशोक जो है उनके धम्म की मुख्य विशेषता क्या थी। तो देखिए धम्म के अंदर बातें थी कि बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए, हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, दासों और सेवकों के प्रति हमको दयावान होना चाहिए। ठीक है, तो ये मुख्य बातें थी। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 पॉइंट चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मेगस्थनीज जो है उनके विवरण के अनुसार मौर्य साम्राज्य में सैनिक गतिविधि का संचालन की व्यवस्था क्या थी, ये आपसे पूछा है। तो इन्होंने बताया कि जो मौर्य साम्राज्य के दौरान जो सैनिक व्यवस्था थी उसमें एक समिति और 6 उप समिति थी, ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है। इन सभी समितियों के कार्य जो थे वो विभाजित थे, सबके अपने अपने अलग अलग काम होते थे। ठीक है, सेना में सभी प्रकार के सैनिक थे, सभी प्रकार के सैनिक का मतलब है इसमें नौसेना भी थी, पैदल सेना भी थी, अश्वारोही सेना भी थी, मतलब हर तरह के सैनिक थे। ठीक है, सेना में हाथियों का इस्तेमाल
भी होता था। ठीक है, तो ये कुछ आपके पॉइंट हो जाएंगे जो मेगास्थनीज ने बताया है, और ये सब इंडिका के अंदर लिखा है मेगास्थनीज ने। ठीक है, इंडिका जो इनकी पुस्तक है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत बताओ। मौर्य साम्राज्य के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है उस कौन से सोर्सेज यूज किए जाते हैं। देखिए, अशोक के जो सिक्के हैं और अशोक के अभिलेख हैं, ये बहुत बड़ा, मतलब आप ये कह सकते हो एक सोर्स है जिससे जानकारी मिलती है। फिर क्या है, चाणक्य की अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उससे पता लगता है। अब अर्थशास्त्र का मतलब बच्चे, आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स से मत लगाना, क्योंकि आज के समय में इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र होता है। अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है, लेकिन ये है राजनीति के ऊपर, इसमें राजनीतिक सिद्धांत वगैरह हैं। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है कुछ भी, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। और इसके बाद है मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक है, इससे जानकारी मिल जाती है हमें, ये एक सोर्स है। फिर जैन और बौद्ध जो साहित्य है उस समय का लिखा हुआ, उससे हमें जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हो जाएंगे, बहुत अच्छे पॉइंट है, इन्हें याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेखीय साक्ष्यों की सीमाओं के पर कीजिए, सीमाओं पर चर्चा कीजिए, कुछ इस तरीके से होगा। माफी चाहता हूँ, काफी ज्यादा टाइपिंग की मिस्टेक है यहाँ पे क्वेश्चन में, पर आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है ये आपके सपोर्टिंग मटेरियल में अवेलेबल ही है, आप वहां से समझ ही जाएंगे। तो आंसर को देखते हैं हम। अभिलेख, अभिलेख की सीमाओं पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो अभिलेखों की कुछ लिमिटेशन होती है, जैसे अभिलेख जो है, कई बार हमें जो अभिलेख मिले हैं वो पूरे नहीं मिले हैं, एक तो ये लिमिटेशन है। अभिलेख कई हैं जो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से वो पढ़े नहीं जाते, समझ नहीं आते, तो ये एक लिमिटेशन है। कई बार क्या होता है, अक्षर जो है वो खुदे होते हैं लेकिन वो धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं समय के साथ। ठीक है, तो इसकी वजह से भी कई चीजें नहीं समझ में आती है। अभिलेखों को पढ़ा ना जा पाना, ये भी एक कारण है। तो अभिलेख की ये कुछ कमियां होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय महाजनपदों की 3 प्रमुख विशेषताओं पे प्रकाश डालो। तो महाजनपद जो होते थे ज्यादातर उन पे राजा का शासन होता था, यानी कि राजतंत्र होता था। ठीक है, प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी, और राजधानी जो होती थी उसको किले से घेरा जाता था। क्यों? क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता हो जाएगी महाजनपद। अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, किन्हीं 3 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, अभिलेख से उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। ठीक है, जो भी अभिलेखों को बनवाते थे उनकी उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार उस पर लिखे जाते थे। इसमें क्या होता है बच्चे कि राजाओं के क्रियाकलाप और उनकी जो महिलाएं और जो पुरुष हैं उनके द्वारा जो भी धार्मिक संस्थाओं को दान दिया जाता था उसका पूरा लिखित में ब्यौरा आपको मिलता है अभिलेखों के अंदर। अभिलेख में निर्माण की तारीख का पता लगता है, और निर्माण तारीख उसमें खुद ही होती है, और किसने करवाया उसके बारे में पता लगता है। तो ये चीजें हमें अभिलेख से जानकारी मिलती हैं। नेक्स्ट है कि वर्णित काल में प्रचलित दैविक राजा प्रथा क्या थी, स्पष्ट कीजिए। देखिए, क्या होता था उस समय में, कुछ राजा अपने आप को देवतुल्य दिखाने का प्रयास करते थे, यानी देवता के समान, कहते थे कि हम देवता के समान हैं। और कुषाण शासक जो थे इन्होंने मंदिरों में अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवा दी थी। कुछ शासक जो थे वो स्वयं को दैविक राजा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, दिखाते थे अपने नाम के आगे, अब मतलब कुछ शासक अपने आप को दैविक राजा दिखाने के लिए अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाने लगे थे, यानी देवपुत्र और फिर उनका नाम जो भी होता है इस तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं दैविक राजा दिखाने की प्रथा थी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मौर्य साम्राज्य की कृषि से संबंधित 3 विशेषता आपको बतानी है। देखिए, इस समय क्या था, ये लोग उपज बढ़ाने के लिए हल का प्रयोग करते थे। ठीक है, और भारी बारिश वाले क्षेत्र में लोहे की फाल वाला जो हल होता था उसका इस्तेमाल करते थे, यानी हल में जो नीचे का जो हिस्सा होता है नुकीला वाला, यहाँ पे लोहे की फाल यूज की जाती थी, क्योंकि इससे मजबूती हो जाएगी, तो वो ज्यादा अच्छे से क्या है, वो जमीन पे अपना वर्क जो है वो कर पाएगा। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब और नहरों से पानी लिया जाता था। तो ये इनकी कुछ कृषि से संबंधित विशेषता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जेम्स प्रिंसेप का भारतीय अभिलेख विज्ञान के विकास में क्या योगदान है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि देखो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे और इन्होंने क्या करा था, 1830 के दशक में, यानी 1838 के आसपास की बात है, इन्होंने क्या करा था, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल दिया था। और जब इसका अर्थ निकाल दिया था तो इससे क्या है, अभिलेख और सिक्कों के बारे में जो भी उसमें लिखा था उसको पढ़ा जा सका। तो जेम्स प्रिंसेप के जो अथक प्रयास के बाद अभिलेखों को पढ़ना जो है वो आसान हो गया। तो ये कह सकते हैं कि इनका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय इतिहास में सिक्कों के महत्व पर प्रकाश डालिए।
तो सिक्के का इस्तेमाल जो है बच्चे वो व्यापार को आसान बनाने के लिए किया जाता था। पहले क्या होता था, एक्सचेंज सिस्टम था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु से उसको एक्सचेंज कर लिया जाता था। लेकिन जब सिक्के हुए, मुद्रा हुई, तो ये चीजें, व्यापार जो है वो आसान हो गया। चांदी और तांबे के आहत सिक्के जो थे सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में लाए गए। सोने के सिक्के भी बहुत बड़े लेवल पे प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी करे थे। सोने के सबसे भव्य सिक्के जो है वो गुप्त शासक के द्वारा चलाए गए थे, इसीलिए गुप्त वाले काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल के नगर और व्यापार के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए, इनके नगरों का विकास जो है लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, और इनमें अधिकांश नगर जो थे वो महाजनपदों की राजधानी हुआ करते थे। सभी नगर जो थे वहाँ पे संचार मार्ग के किनारे बसे हुए थे, कम्युनिकेशन वगैरह सही था, यातायात की सुविधाएं सही थी वहाँ पे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी के किनारे भी बसे हुए थे। ठीक है, यहाँ व्यापार जो था वो बहुत बड़े स्तर पे होता था, बड़े लेवल पे होता था। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में उभरी सरदारियों के बारे में कोई 3 तथ्य लिखिए। तो दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांडे जैसी सरदारियां जो थी उभरी थी। इनके राज्य जो थे वो बहुत ही समृद्ध हुआ करते थे। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा जो टैक्स होते थे वो इकट्ठा करते थे। इनकी जानकारी जो है हमें तमिल संगम जो ग्रंथ है उसमें भी मिलती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर वाले में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आपके अनुसार प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य किस प्रकार महत्वपूर्ण था। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य का सब जो है वो सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें क्या है कि लगभग 150 वर्षों तक ये चला था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत बनाने का प्रयास किया था। अशोक जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। इन अभिलेखों से प्राचीन भारत की भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो 3 नंबर के क्वेश्चन है वो खत्म हो जाते हैं। अब आएंगे आपके 8 नंबर के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो बनते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि भारतीय इतिहास में राजा अशोक के योगदान पे चर्चा कीजिए। तो अशोक को आरंभिक भारत का सर्व प्रसिद्ध शासक माना जाता है। ठीक है, ये काफी प्रसिद्ध शासक थे। इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, जो कलिंग जो है वर्तमान उड़ीसा में है। ठीक है, अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अधिकारी और प्रजा के लिए संदेश जो थे वो प्राकृतिक पत्थरों पर पॉलिश किए हुए स्तंभों पे लिखवाए थे। तो अशोक के स्तंभ बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं। ठीक है, अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया था। धम्म मैंने आपको बता ही दिया कि धम्म क्या था। धम्म के माध्यम से बड़ों के प्रति आदर, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, दासों के प्रति हमें उदार व्यवहार और दूसरे के धर्म और परंपराओं का आदर करने को कहा गया था। अशोक के अभिलेख से हमें पता लगता है कि जो मौर्य साम्राज्य है इसके 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, और इनकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। अशोक ने धम्म का प्रचार किया था और महामात्र नामक अधिकारी भी नियुक्त करे थे। अब आप सोचोगे कि मैं आपको केवल पढ़ के बता रहा हूं, तो देखिए बहुत ही आसान लैंग्वेज है, इसमें कुछ समझाने का है ही नहीं। हर किसी को अगर आप इन्हें पढ़ोगे, मैंने इतने सिंपल शब्दों में लिखा है कि आपको पढ़ते ही सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना कुछ भी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की आपको मुख्य विशेषता बतानी है। तो मौर्य साम्राज्य की अगर हम प्रशासन की बात करें तो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी इनकी मेन जो थी वो पाटलिपुत्र थी। 4 प्रांतीय केंद्र होते थे, जैसे तक्षशिला था, उज्जैनी था, तोसली था और स्वर्णगिरी था। ठीक है, यहाँ से प्रशासन यहाँ पे होता था। और साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदी दोनों मार्गों से जो आवागमन था, यातायात जो था वो बना रहता था। चाहे भूमि से जाओ चाहे नदी से जाओ, दोनों जगह ऑप्शन थे। यात्रियों के खान पान के लिए व्यवस्था की जाती थी। सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम हुआ करती थी। और सैनिक गतिविधि के संचालन जो होता था वो एक समिति और 6 उप समिति के द्वारा होता था। और सभी के काम, जो सभी उप समितियों के जो काम थे वो विभाजित होते थे। ठीक है, तो ये सारा आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद है कि इनमें से एक समिति का काम नौसेना का संचालन करना था, दूसरी का यातायात और खान पान का संचालन करना होता था, मैनेजमेंट। तीसरी जो थी वो पैदल सैनिकों का संचालन करती थी। चौथी थी वो अश्वरोहियों की जो देखभाल होती थी। पांचवी जो थी वो रथरोही, जो रथ वाले सैनिक होते थे उनका देखभाल करती थी। छठी समिति जो थी वो हाथियों का संचालन करती थी। इस तरीके से सभी समितियों का अपना अपना काम था और वो विभाजित था पहले से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि मौर्य साम्राज्य की आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों पर अपने विचार व्यक्त करो। तो देखिए 5 राजनीतिक केंद्र थे, राजधानी पाटलिपुत्र थी। वही वही आंसर आएगा हर जगह, क्योंकि एक ही चीजें को घुमा घुमा के पूछ रहे हैं।
शासन जो था वो पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक यानी पाकिस्तान वाले हिस्से में भी फैला हुआ था। और इनकी जो सैन्य व्यवस्था थी काफी मजबूत थी, क्योंकि हर तरह के सैनिक थे, चाहे उसमें पैदल सैनिक हो, रथ वाले सैनिक हो, हाथी, हर तरह का मतलब उपलब्ध था। बेहतर इनकी गुप्तचर व्यवस्था होती थी। सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति थी और 6 उप समितियां होती थी, सभी के अपने काम विभाजित होते थे। और मौर्य साम्राज्य की आर्थिक उपलब्धि में देखें तो मूर्तिकला, व्यापार, कृषि, शिल्पकला, सोने की खदान, ये सब इनकी आर्थिक उपलब्धियों में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अभिलेख क्या होते हैं, इतिहास लेखन में इनके महत्व बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पे जो कठोर सतह पे जो खुदे हुए लेख होते हैं उसको हम अभिलेख कहते हैं, ठीक है। अब इतिहास लेखन में इनका क्या महत्व है, तो देखिए अभिलेख जो है, अभिलेख साक्ष्य जो है वो इतिहास के प्रमुख स्रोत है, क्योंकि इससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेख के माध्यम से ही अभिलेख शास्त्रियों को बीते काल की भाषा का पता लगता है कि कौन सी भाषा बोली जाती थी। राजाओं के नाम पता लगते हैं अभिलेखों के माध्यम से, कौन कौन से राजाओं ने कब कब शासन किया। अभिलेख की तिथि पता लगती है कि कौन सी तिथि में कौन सा शासक था। अभिलेख का संदेश, अभिलेख के द्वारा जो संदेश दिए जाते थे वो संदेश और उसकी जानकारी पता लगती है, ठीक है? तो इसलिए अभिलेख जो है महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन अभिलेख की कुछ सीमाएं भी होती है। सीमाएं क्या होती है कि अक्षर जो है वो हल्के ढंग से उत्कीर्ण होते हैं, कई जगह पे टूट जाते हैं, अक्षर लुप्त हो जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि उसका रियल अर्थ नहीं निकल पाता, कई बार उसकी भाषा नहीं समझ में आती, रोजमर्रा के जीवन की जानकारी नहीं मिलती। क्योंकि देखो अभिलेखों में क्या होता था, दान वगैरह के बारे में जानकारी होती थी, या राजा का संदेश होता था, डेली लाइफ के बारे में थोड़ी उसमें लिखा होता था। तो हमें रोजमर्रा के जीवन की जानकारी नहीं मिलती। तो ये कुछ उसकी लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि वर्णित काल के दौरान देहात में कौन कौन से प्रमुख बदलाव आए। देखो इतिहासकारों द्वारा जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा की गई और इनको उन्होंने लिपिबद्ध किया, लिखा। उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फल वाले हल का प्रयोग करते थे। खेती से जुड़े लोगों में भेद बढ़ता जा रहा था। भूमिदान के भी हमको कुछ सबूत मिलने लगे थे कि भूमिदान की जाती थी। भूमिदान अभिलेख इस समय में देश के कई हिस्सों में मिले हैं। तो ये कुछ बदलाव थे उस समय में, ठीक है। तो ये आपको मैंने सपोर्टिंग मटेरियल का जो आपका चैप्टर 2 है इसका सॉल्यूशन करा दिया है। और इसमें हमने एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों तरह के क्वेश्चन जो है डिस्कस कर दिए, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप। आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको वीडियो के लिंक वगैरह मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।